नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पे परिचर्चा कर रहे थे और राजस्थान पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप रिवीजन कर रहे होंगे कंटिन्यू। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी लगा रहे होंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट आपको अब तक पढ़ाए हुए टॉपिक में से नहीं होगा। ठीक है, तो कल अपने हाईकोर्ट टॉपिक पढ़ा था, यानी हाईकोर्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा था और हाईकोर्ट टॉपिक में अपने देखा था कि हाईकोर्ट का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 6 में है, किस आर्टिकल में, 214 से लेके 231 तक है। ठीक है, और इसी के साथ अपने ये भी देखा था कि हाईकोर्ट भारत में 25 हाईकोर्ट है, 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है। ये जो बेसिक जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट की, कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1949 को हुई थी। स्थापना के समय 1+11 12 न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। ठीक है, बाद में 26 जनवरी 1950 को 1+6 रह गए थे। प्रारंभ में आपको 4 खंडपीठें थी। ठीक है, लेकिन 1952 में 3 खंडपीठ को समाप्त कर दिया, 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया और 1977 में वापस जयपुर खंडपीठ की स्थापना हुई। आज एक मुख्य पीठ जोधपुर में और एक खंडपीठ जयपुर में। ठीक है, यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत, अभिनंदन। चाय वाय पी ली होगा आपने, बिल्कुल रिफ्रेश हो गए होंगे। ठीक है, और अब चलते अपन हाईकोर्ट के आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? हाईकोर्ट के आर्टिकल्स। इससे बेसिक क्लास अपनी पिछली हो गई थी, आज अपन पढ़ेंगे हाईकोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। यहां से अपना टॉपिक शुरू होता है, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। तो हाईकोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल के बीच है? तो हाईकोर्ट मिलता है 214 से 231 के बीच है। हाईकोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल के बीच है? हाईकोर्ट 214 से शुरू होता है और कहां तक है बताओ? 231 तक है। तो 214 से लेके कहां तक है बताओ? 231 तक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट है। ये फर्स्ट और ये लास्ट, इनके बारे में जानते हैं पहले। तो 214 में क्या लिखा है? आर्टिकल 214 में लिखा है, राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान, कि राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। कि राज्य में क्या होगा? हाईकोर्ट होगा। राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, तो कोई राज्य है उसमें एक हाईकोर्ट होगा, यानी एक उच्च न्यायालय होगा। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? 214 में। 214 में लिखा है कि राज्य में हाईकोर्ट का उल्लेख है या राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान है। फिर 231 में क्या लिखा है, जो सबसे लास्ट आर्टिकल है? 231 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ज्वाइंट हाईकोर्ट, संयुक्त हाईकोर्ट। संयुक्त हाईकोर्ट का मतलब क्या है? संयुक्त हाईकोर्ट का उल्लेख है, संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान। संयुक्त हाईकोर्ट यानी ज्वाइंट हाईकोर्ट का प्रावधान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। ये बात कहाँ लिखी है? 231 में लिखी है। यानी यहाँ पर ज्वाइंट हाईकोर्ट है। कौन सा हाईकोर्ट है? ज्वाइंट हाईकोर्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त हाईकोर्ट है। कहाँ? चंडीगढ़ में। पंजाब व हरियाणा 2 राज्य हैं, पंजाब व हरियाणा, इनके लिए संयुक्त हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा के लिए ज्वाइंट हाईकोर्ट है, साझा हाईकोर्ट है। पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा का क्या है? संयुक्त हाईकोर्ट है। तो बताओ, यदि केवल हाईकोर्ट का प्रावधान पूछे, हाईकोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आपका आंसर होगा हाईकोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 214 में। लेकिन पूछे ज्वाइंट हाईकोर्ट पूछे ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख किसमें, तो ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख 231 में। ठीक है, तो 214 में हाईकोर्ट और 231 में ज्वाइंट हाईकोर्ट। जैसे अभी पंजाब और हरियाणा के लिए ज्वाइंट हाईकोर्ट है। तो 2 आर्टिकल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कौन सा? हाईकोर्ट और इसमें ज्वाइंट हाईकोर्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और आर्टिकल आपको याद करवा देते हैं। अभी आपने क्या याद करा? 214 याद कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट का उल्लेख है। आपसे कोई पूछे
हाईकोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 214 में। पूछे ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 231 में, 231 में। लेकिन आपको पता है केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाईकोर्ट होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है। सर्वेश जी आपके आ रहा है या बाकी सभी लोगों के लिए आ रहा है? एक बार इसको थोड़ा चेकआउट कर ले, ठीक है, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके इश्यू आ रहा है या सभी के साथ आ रहा है। अच्छा, तो ये सर्वेश जी सिर्फ आपके ही आ रहा है, तो आप इसको सॉर्ट आउट आप अपने स्तर पर करें। तो हम बात कर रहे थे, 2 आर्टिकल पढ़ लिए, लेकिन मैंने कहा कुछ केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 में से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो कौन सा, ठीक है, दिल्ली, और एक कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जो खुद का हाईकोर्ट रखता है, जो स्वयं का हाईकोर्ट रखता है। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी खुद का हाईकोर्ट होता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो वो आर्टिकल 241 के तहत होता है। 241 के तहत कैसे याद करोगे? ये राज्यों के लिए किस में होता है? राज्यों में हाईकोर्ट 214 में होता है, और केंद्र शासित प्रदेश में तो इसका उल्टा कर दो, 14 को उल्टा कर दो 41 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 14 को उल्टा कर दो 41 हो जाएगा। ये राज्यों में हाईकोर्ट है और ये केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर्वेश जी आपके ही कोई इशू है, ठीक है, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, तो आपके ही एरिया का कोई इशू है, ठीक है, तो उसको अपने लेवल पे देख लीजिएगा। चलिए 231, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। केंद्र शासित, केंद्र को बोलते हैं संघ, केंद्र सरकार को संघ सरकार। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान, के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान किसमें? 241 में। कैसे? जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो जम्मू कश्मीर, एक तो कौन सा, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर खुद का हाईकोर्ट है, ठीक है, और एक है दिल्ली, कौन सा, दिल्ली, जहाँ पर भी खुद का हाईकोर्ट है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर खुद का हाईकोर्ट है, जहाँ पर खुद का हाईकोर्ट है, ठीक है, एक तो जम्मू कश्मीर में खुद का हाईकोर्ट है और एक दिल्ली में खुद का हाईकोर्ट है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाईकोर्ट होता है। इस बात का उल्लेख कहाँ? 241 में। कहाँ बताओ? 241 में। ज्वाइंट हाईकोर्ट, ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख किसमें? तो ज्वाइंट हाईकोर्ट या संयुक्त हाईकोर्ट, ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख किसमें मिलता है? 231 में। इसमें संयुक्त हाईकोर्ट, ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख है, संयुक्त हाईकोर्ट का उल्लेख, संयुक्त हाईकोर्ट का उल्लेख। कैसे? पंजाब और हरियाणा के लिए अभी क्या है? ज्वाइंट हाईकोर्ट है। जैसे पंजाब व हरियाणा के लिए, पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट, तो पंजाब और हरियाणा का क्या है? संयुक्त हाईकोर्ट है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट। तो ज्वाइंट हाईकोर्ट किस में? तो ज्वाइंट हाईकोर्ट है 231 में। और केवल पूछे हाईकोर्ट का उल्लेख, किसका उल्लेख? हाईकोर्ट का उल्लेख, हाईकोर्ट का उल्लेख, उच्च न्यायालय का उल्लेख। तो हाईकोर्ट का उल्लेख किसमें? 214 में, ठीक है। जैसे राजस्थान का हाईकोर्ट है, गुजरात का हाईकोर्ट है, केवल एक राज्य का हाईकोर्ट का उल्लेख किसमें मिलता है? 214 में। तो 3 आर्टिकल अच्छे से याद हो गए होंगे, इनमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 आर्टिकल मैंने आपको एक साथ याद करा दिए, इसमें अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूछे हाईकोर्ट का उल्लेख 214 में, ज्वाइंट हाईकोर्ट का उल्लेख 231 में, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट 241 में, ठीक है। 214, 231 और 241, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हाईकोर्ट है, ये ज्वाइंट हाईकोर्ट है, और ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है? हाईकोर्ट है, ठीक है। तो हाईकोर्ट कहाँ से शुरू होता है? 214 से शुरू होता है, और कहाँ तक है बताओ? 231 तक है। तो 214 भी पढ़ लिया और 231 भी पढ़ लिया। अब आगे बाकी है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 214 के बाद आता है 215, 214 के बाद क्या आता है? 215। हमने 214 पढ़ लिया, तो 214 के बाद क्या आता है? 215। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 215। क्या लिखा है 215 में? इसको देख लीजिएगा। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसमें लिखा हुआ है हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट बार बार उच्च न्यायालय नहीं लिख रहे अपन, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बार बार नहीं, उच्च न्यायालय को शॉर्ट में लिख रहे हैं हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब तो रिकॉर्डेड कोर्ट। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड कोर्ट। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड कोर्ट बोलते हैं, रिकॉर्डेड कोर्ट। अभिलेख नाम सुनो, शिलालेख, अभिलेख। शिलालेख चट्टान पर जो लिखे जाते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं, और कागज पर लिखे जाते हैं उसे बोले अभिलेख।
तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्डेड कोर्ट है। इसका मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य, यानी अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं? अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ होते हैं। अभिलेख न्यायालय के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या होता है? हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। रिकॉर्ड के रूप में, हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वे अधीनस्थ न्यायालयों के काम आ सके, ताकि वे अधीनस्थ न्यायालयों के काम आ सके, ताकि वे अधीनस्थ न्यायालयों के काम आ सके। ताकि वे अधीनस्थ न्यायालयों के क्या काम आ सके। देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आते हैं। हाईकोर्ट ने कोई यदि निर्णय दे दिया तो वो निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आ सके, इसलिए वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस हाईकोर्ट के डिसीजन का हवाला देके, ठीक है, अपना निर्णय सुना सकती है। ठीक है, तो बताओ, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्यों है? क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वो अधीनस्थ न्यायालय, यानी उसके अधीन नीचे जो कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट के नीचे कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसके काम आ सके। तो हाईकोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय के काम आ सके, इसलिए हाईकोर्ट एक रिकॉर्डेड कोर्ट है, क्योंकि इसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। ये पहला अर्थ है। इसके दो अर्थ होते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय का, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर दंड का प्रावधान है। यदि आप हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है, तो दंड का प्रावधान है। तो हाईकोर्ट के आदेशों की यदि आप अवमानना करते हैं, हाईकोर्ट के आदेशों की आप पालना नहीं करते हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है। ये दो अर्थ हैं किसके? बताओ, अभिलेख न्यायालय के। तो अभिलेख न्यायालय के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं कि हाईकोर्ट के निर्णय एक तो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आर्थिक दंड भी दिया जाता है, ठीक है, और आपको होता है कानूनी दंड भी दिया जा सकता है। तो बताओ, अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है? क्या हाईकोर्ट एक अभिलेख है? भारत में तीन कोर्ट है। कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये भारत में तीन कोर्ट। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसके काम आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के काम आते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। और जिस कोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड कोर्ट, अभिलेख न्यायालय। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं क्योंकि वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 129 में लिखी है। आपने इंडिया पॉलिटी कभी पढ़ी है तो आपको पढ़ा होगा, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आ सके। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय। अब बताओ, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय भी रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आ सके। किसके काम आ सके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आ सके। और ये बात अनुच्छेद 215 में लिखी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय किसी के काम नहीं आते, नीचे किसी के काम नहीं। जब नीचे किसी के काम नहीं आते तो रिकॉर्ड के रूप में भी नहीं रखे जाते, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। तो बताओ, कौन सा कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट है अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय 215 के तहत, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अभिलेख न्यायालय किसे बोलते हैं, यानी ऐसा कोर्ट जिसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वो नीचे वाले कोर्ट के काम आ सके, उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्डेड कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है और हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आते हैं और हाई कोर्ट के निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय किसी के काम नहीं आते, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। तो ये नोट लगा के अपन लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऐसी, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों
अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ऐसा न्यायालय जिसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। क्रम से कौन कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये तो लिखा अनुच्छेद 129 में, और हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये लिखा है अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही क्या है? अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत है? 129 के तहत, और हाईकोर्ट किसके तहत है? 215 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 129। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 215 के तहत। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है, अभिलेख न्यायालय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं है। तो दो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा 129 वाला वीडियो में आया क्वेश्चन, वीडियो में इंडिया पॉलिटी थी क्या? हो सकता है वीडियो में शायद राजस्थान पॉलिटी थी, और ये तो 129 तो इंडिया का पार्ट है, फिर भी हो सकता है पूछ लिया गया। ठीक है, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय है, दोनों ही रिकॉर्डेड कोर्ट है। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है हाँ। तो बताओ आपसे एग्जाम में ऐसा भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में? 129 में। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये किसमें? 215। किसमें बताओ? 215 में। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं होता है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कहाँ लिखी? 215 में लिखी है। अभिलेख न्यायालय के अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ होते हैं। अभिलेख का इंग्लिश बोलते हैं रिकॉर्डेड कोर्ट, यानी ऐसा कोर्ट जिसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड कोर्ट, अभिलेख न्यायालय। तो हाई कोर्ट के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वो अधीनस्थ या नीचे वाले न्यायालयों के काम आ सके, इसलिए एक तो अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर आपको दंड दिया जा सकता है, इसलिए ये अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय के कितने बताओ? दो अर्थ हैं। अच्छा इंडिया पॉलिटी नहीं थी फिर भी आया था, हाँ हो सकता है कि राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में आया होगा। ठीक है, उसके रेफरेंस में पूछ लिया गया होगा। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई डाउट है? आर्टिकल 215 में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, और अभिलेख न्यायालय के अर्थ होते हैं दो, कितने? दो, कि उसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और आदेशों की अवमानना करने पर दंड दिया जा सकता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आर्टिकल 216, 215 के बाद आर्टिकल 216। देखिए आर्टिकल 216 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का गठन ये अपन पढ़ चुके हैं। हम कौन सा हाईकोर्ट की बात करें? राजस्थान हाईकोर्ट। तो बताओ हाईकोर्ट का गठन, तो यहां पे हम लिख लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट। तो बताओ इसका गठन कब हुआ राजस्थान हाईकोर्ट का? तो सबको पता है राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1949 को। किस समिति की सिफारिश पर? समिति कौन सी थी जिसकी सिफारिश पे हुआ था? तो BR पटेल समिति की सिफारिश पर, BR पटेल समिति की सिफारिश पर। BR पटेल समिति की सिफारिश पर। बताओ अब आपसे कोई पूछ ले प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे? तो 1 + 11 थे, टोटल 12 थे स्थापना के समय। लेकिन बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने हो गए थे? 1 + 6 7 हो गए थे। 1 + 6 कितने हो गए थे? 7। ये हुए थे बताओ 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था। और अभी कितने हैं? तो बताओ अभी राजस्थान हाईकोर्ट में 50 न्यायाधीश। कितने होते हैं? 50 न्यायाधीश। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में कितने हैं बताओ? वर्तमान में 50 न्यायाधीश। वर्तमान में कितने बताओ? वर्तमान में 50 न्यायाधीश हैं, 50 न्यायाधीश हैं। और किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे?
किसी भी हाईकोर्ट में, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितनी संख्या होगी उनकी, ये डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ये सारी बातें अपन पढ़ ली, राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ आया हाईकोर्ट का गठन। तो हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 216 के तहत होता है। 216 के तहत। तो राजस्थान हाईकोर्ट पूरा पढ़ लिया। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट हमने पहले ही पूरा पढ़ लिया था। तो बताओ, राजस्थान हाईकोर्ट जब हमने पूरा पढ़ लिया तो ये हमने आर्टिकल 216 पहले ही पढ़ लिया था। फिर भी आपसे कोई पूछ ले किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो बताओ, हाईकोर्ट का जो गठन है, हमने राजस्थान हाईकोर्ट कल पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा था। तो राजस्थान हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का गठन किस में आता है? 216 में आता है, ठीक है। और राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 29 अगस्त, ठीक है, 1949 को हुआ था। तो ये आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाईकोर्ट का, यदि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो ये है आपका 217। हाईकोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? 217। 217 क्या क्या लिखा है इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति लिखी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति लिखा है, उनकी योग्यता लिखी है, योग्यता लिखा है, ठीक है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु लिखी है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु लिखी है। उनको त्यागपत्र के बारे में प्रावधान है, त्यागपत्र हटाने का प्रावधान है। ये सारी बातें इसी आर्टिकल में है, यानी ये हाईकोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये हाईकोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सारी बातें इसमें, ठीक है। कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है, इनकी योग्यता क्या होती है, ठीक है, इनकी सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट की एज क्या है, यदि पहले वो त्यागपत्र देना चाहे तो किससे देंगे, और हटाने का प्रावधान क्या है। ये सारी बातें किस आर्टिकल में? 217 में। किसमें बताओ? 217 में। तो सबसे पहले पढ़ लें नियुक्ति की। किसकी बात कर लेते हैं? नियुक्ति। तो बताओ, यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लो। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी, हाईकोर्ट राज्य में होता है, हाईकोर्ट कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो बताओ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है? ठीक है, राज्य में होता है, लेकिन करता कौन है? जल्दी से बताओ। नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ विद्यार्थी गलत मत कर देना कि हाईकोर्ट राज्य में होता तो राज्यपाल करता है, सुप्रीम कोर्ट भारत में होता तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत में होता है, उसकी राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट राज्य में होता तो भी राष्ट्रपति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट, दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की राज्यपाल करता है। 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की राज्यपाल करता है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये गलती आज के बाद नहीं करना है, ठीक है, कि हाईकोर्ट राज्य में होता है फिर भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको अच्छे समझ लेना है। चलिए, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसे?
कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर व राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, परामर्श से। चलिए इस लाइन को ध्यान, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, न्यायाधीश में जब मैं न्यायाधीश बोल रहा हूं तो इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है और अन्य न्यायाधीश भी शामिल है। भले हाईकोर्ट, देखो एक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, सभी की बात कर रहे हैं अपन। हाँ कॉलेजियम क्या हुआ है, ठीक है, बताएंगे कॉलेजियम क्या हुआ है, ठीक है, अभी बताते हैं हमको कॉलेजियम क्या होता है, ठीक है। तो बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जब बात करते हैं तो भले वो मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किससे, एक तो कॉलेजियम तो सिफारिश करता है, किसकी सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पे, करता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन किससे पूछा जाता है, परामर्श किससे लिया जाता है, तो उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछा जाता है, उस राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है, ठीक है। तो बता देते हैं क्या होता है कॉलेजियम। तो करता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पे। कॉलेजियम क्या होता है इसको समझ लो। कॉलेजियम क्या होती है, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है, सदस्यों का समूह। कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है, सदस्यों का समूह। यानी ये कोलाज होता है ना, फोटो का कोलाज बनाता है, फोटो का क्या बनाते हैं, कोलाज, ठीक है। कोलाज में बहुत सारी फोटो होती है, तो इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। उन सदस्यों को बोलते हैं, उन सदस्यों का समूह क्या कहलाता है, कॉलेजियम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलेजियम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इस कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो सेकंड जजेज केस, कौन सा बताओ, सेकंड जजेज केस, द्वितीय न्यायाधीश मामला। जजेज का मतलब न्यायाधीश और केस का मतलब मामला। सेकंड जजेज केस 1993 में, 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी इसका अस्तित्व आया। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1993 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लो कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1993 में हुई थी, सेकंड जजेज केस में। कौन सा बताओ, सेकंड जजेज केस में। चलिए अब इसका वर्तमान स्वरूप कब आया, तो थर्ड जजेज केस। कौन सा बताओ, थर्ड जजेज केस। थर्ड जजेज केस, थर्ड जजेज केस आया था 1998, 1998 में कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप सामने आया। कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप सामने आया, स्वरूप सामने आया। कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप सामने आया, ठीक है। तो बताओ कॉलेजियम क्या होता है, सदस्यों का समूह। तो कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने, 5 न्यायाधीशों का समूह होता है। कॉलेजियम प्रणाली में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 न्यायाधीशों का जो समूह है उसको बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। तो बताओ कॉलेजियम प्रणाली में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक क्या बताओ, 1+4, 1+4 का मतलब होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश,
4 होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने? 5 लोग हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 लोग हैं। इन 5 लोगों का जो समूह है उसको बोलते हैं कॉलेजियम। तो कॉलेजियम में कौन होते हैं? तो कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने बताओ? 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने होता है? 5 न्यायाधीश। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और 5 न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी सेकंड जजेज केस में। कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? कॉलेजियम प्रणाली का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब सामने आया? 1998 में आया था। ठीक है, थर्ड जजेज केस में। वर्तमान स्वरूप का मतलब क्या है? पहले इसमें 1+2 सदस्य होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य होते थे। पहले 3 ही होते थे जब इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत में 3 होते थे, लेकिन वर्तमान स्वरूप में एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य, टोटल 5 लोग हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कॉलेजियम प्रणाली में कितने लोग होते हैं? तो कॉलेजियम प्रणाली में 5 लोग होते हैं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली में कितने बताओ? 5 लोग होते हैं, एक मुख्य और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये 5 होते हैं। चलिए, तो आपसे कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट, कौन सा बताओ? सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य, टोटल कितने? 5 न्यायाधीश होते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली में कितने होते हैं? 5 न्यायाधीश। ये 5 लोग मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। ये 5 लोग, अब इधर आ जाओ, ये 5 लोग मिलकर कॉलेजियम प्रणाली सिफारिश करती है। तो ये 5 लोग मिलकर राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं कि इस व्यक्ति को फला फला हाईकोर्ट में न्यायाधीश बना दो, फला फला हाईकोर्ट में न्यायाधीश बना दो या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दो। ठीक है, तो बताओ इसी कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर ही कॉलेजियम प्रणाली कुछ नाम भेजती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उनको क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉलेजियम की सिफारिश, इस कॉलेजियम का कार्य क्या है? ये कॉलेजियम प्रणाली, इसका कार्य क्या है? कॉलेजियम प्रणाली का कार्य क्या है? कॉलेजियम प्रणाली का कार्य क्या है? तो इसका काम है सिफारिश करना। इसका काम है क्या है? सिफारिश करना। ये नियुक्ति नहीं करती है, ये केवल सिफारिश करती है राष्ट्रपति को। क्या सिफारिश करती है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं, और समय समय पर इसमें पद खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो इन पदों पर सुप्रीम कोर्ट में पद खाली हो जाते हैं, पद रिक्त हो जाते हैं, इनको भरने के लिए कॉलेजियम सिफारिश करती है। कॉलेजियम क्या करती है? सिफारिश करती है। ठीक है, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पे, किसकी बताओ? कॉलेजियम की सिफारिश है। प्रिया जी पूछ रहे हैं सर इतिहास की क्लास कब से लगेगी? ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपकी कंप्लीट होगी उसके स्थान पे इतिहास की क्लास लग जाएगी। ठीक है, इतिहास पढ़ना चाहो तो इतिहास लग जाएगी, कला संस्कृति पढ़ना हो तो कला संस्कृति लग जाएगी, इसी के स्थान पे लग जाएगी। अभी 2 क्लासें लग रही। ठीक है, क्लियर? चलिए, और इसका दूसरा कार्य क्या है बताओ? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? गवर्नर से सलाह नहीं लेते क्या? विकास जी अभी पूरी बात होने दो, अभी तो हम यहाँ पे अटके हुए हैं, अभी तो हम यहीं पे कॉलेजियम की सिफारिश और ये राज्यपाल की सलाह, परामर्श, ये लिखा हुआ है आपका नीचे, ये देखो, आपने पढ़ा नहीं होगा, आप अभी अभी आए होंगे। ठीक है, राज्यपाल के परामर्श हैं, तो ये राज्यपाल का परामर्श लिखा हुआ है, मैंने पूरी चीज़ें लिखी है। अब एक एक को समझा रहा हूं मैं आपको, शायद आप लेट जुड़े। चलिए, तो बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, तो बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं आप, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर, स्थानांतरण हेतु सिफारिश। तो हाईकोर्ट के न्याय, एक हाईकोर्ट से
दूसरे हाईकोर्ट में जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर करता राष्ट्रपति है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। किसकी बताओ? कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण हेतु सिफारिश, स्थानांतरण हेतु सिफारिश, ये करता कौन है सिफारिश? ये आपको पता कॉलेजियम ही करती है। तो कॉलेजियम के दो कार्य है। कॉलेजियम के कितने हैं? दो कार्य। पहला, एक तो नियुक्ति हेतु सिफारिश करती, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सिफारिश कॉलेजियम करती है। सिफारिश कॉलेजियम करती, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर एक हाईकोर्ट से दूसरा हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो ट्रांसफर है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। कॉलेजियम का मतलब समझ गए, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। टोटल 5 लोग होते हैं, लेकिन नियुक्ति के समय कॉलेजियम में जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो 5 लोग सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, तब कितने देते हैं? ठीक है, 1+2 देते हैं, 1+2। सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य, 3 लोग सिफारिश करते हैं नियुक्ति के समय। ठीक है, वैसा कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, लेकिन नियुक्ति के समय कितने? ठीक है, 3 लोग सिफारिश करते हैं। तो ये कॉलेजियम का कार्य हो गया। मुझे बताओ, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? जल्दी से बताओ, देखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? कितने विद्यार्थी बताते हैं? बताओ, देखिए अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अरे मेरे विशेषज्ञों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही होता है। कौन से सुप्रीम कोर्ट भेजोगे? पाकिस्तान वाले सुप्रीम कोर्ट? भारत के सुप्रीम कोर्ट तो एक भारत में एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर कहां करोगे? एक ही होता है वो, तो कहां करोगे? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में करोगे? क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में करने का इरादा है आपका कि भारत वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर दो और पाकिस्तान भेज दो? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है, ट्रांसफर कहां करेंगे? हाईकोर्ट 25 होते हैं भारत में, हाईकोर्ट 25, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का तो ट्रांसफर हो जाता है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में। क्यों? भारत में 25 हाईकोर्ट है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट एक ही है तो उनके न्यायाधीशों का ट्रांसफर कहां करोगे? ठीक है, एक ही है तो कहां करोगे? पाकिस्तान के या अमेरिका या ब्रिटेन, कौन से सुप्रीम कोर्ट में करोगे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर है नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट में भेज दो साहब। इंटरनेशनल कोर्ट में अपने पावर का बस का सौदा नहीं है, वो यूएनओ की तरफ से जाता, महासभा चुनती है। कौन बताओ? महासभा। ठीक है, ये अपने काम का बस का सौदा नहीं है। चलिए, तो ये आपके समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। बस मर्जी से तुक्के लगाओ, बस इधर नहीं जाए तो इधर भी सही। ठीक है, किधर तो जाना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। तो बताओ, ये कॉलेजियम का क्या हो गया? बताओ, कार्य। कॉलेजियम का क्या हो गया? कार्य। अब आपसे पूछेंगे एक और बात बता दें आपको। ठीक है, कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य। वो एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन दोबारा कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक नोट लगा के। कॉलेजियम अपनी सिफारिश किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। कॉलेजियम अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन दोबारा वही नाम कॉलेजियम यदि वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन यदि कॉलेजियम दोबारा भेजती है यदि कॉलेजियम दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। कैसे?
मान लीजिए अभी राजस्थान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट में किसी को न्यायाधीश करना है, नियुक्त करना है, राजस्थान हाईकोर्ट में कोई न्यायाधीश नियुक्त करना है, तो कॉलेजियम ने एक नाम भेजा राष्ट्रपति के पास कि इस फला फला व्यक्ति को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश बना दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने कहा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसकी एक बार वापस नाम भेज दिया। किसके पास भेज दिया? कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया। यदि कॉलेजियम उसी नाम को उठाकर वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति एक बार नाम को पुनर्विचारे तो लौटा सकता है कॉलेजियम के पास, कॉलेजियम यदि वापस भेजती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब देखो एक सिस्टम बना हुआ भारत में। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य 34 न्यायाधीश होते हैं। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अभी 5 पद खाली है, 5 पद खाली है और 5 पद है, यदि सुप्रीम कोर्ट में 5 पद खाली है, इन 5 न्यायाधीशों को नियुक्त करना है, तो बताओ नियुक्त कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके कहने पर? कॉलेजियम के कहने पर। किसके कहने पर करेगा? कॉलेजियम के कहने पर। तो कॉलेजियम में कौन होता है? तो कॉलेजियम में एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होता है, टोटल 5 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ये किसके होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य, 4 अन्य, टोटल 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश है, वो एक व्यक्ति का नाम भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। एक व्यक्ति का नाम किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाएगा? न्यायाधीश। तो ये तो हो सकता है इसमें भाई भतीजावाद का आरोप लग सकते हैं कि 5 न्यायाधीश जो चाहते हैं वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आएगा। 5 व्यक्ति, कि ये 5 ही तो नाम भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। तो ये 5 व्यक्ति जो नाम भेजेंगे वही व्यक्ति कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और वही व्यक्ति कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। तो न्यायाधीश जो चाहेंगे वही व्यक्ति आगे जाके न्यायाधीश बनेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, इसमें भाई भतीजावाद की संभावना है। ठीक है, इसमें आरोप भी लगेंगे एक दूसरे पे कि जो न्यायाधीश चाहते हैं वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बाकी आपको तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसको कॉलेजियम को समाप्त कर दिया गया। जब ये आरोप लगे तो बताओ कानून बनाने किसका काम है? संसद का काम है। संसद देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो संसद ने एक संविधान में संशोधन किया। संसद उसने एक संविधान में संशोधन किया। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन 2015। कब किया था? 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2015। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, और उसमें आपको होता है संविधान, ये संविधान में क्या हुआ? संशोधन। कौन से नंबर का हुआ? 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। और इसके तहत कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया। इस संविधान संशोधन के तहत एक संविधान में संशोधन करके कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके स्थान पर क्या बनाया? इसके स्थान पर बनाया एनजेएससी। क्या बनाया? एनजेएससी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनजेएससी को? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायिक। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, और कमीशन का मतलब होता है आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया बताओ? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बनाया गया बताओ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। हाँ, वही केस है, आगे जेएस खेर आएगा। ठीक है, जिन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल यही है, वो बता रहा हूं मैं सर्वेश, यही बता रहा हूं, यही केस है। आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर आर्टिकल 143 भी समझा दो सर। आर्टिकल 143 का इससे क्या संबंध है? वो सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी तूने मान लीजिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर भी आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। आर्टिकल 143 कहता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट आपको होता है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को परामर्श यानी सलाह दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी या सलाहकारी शक्ति है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी। हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछ लिया। ठीक है, कोई नहीं, आप बाउंड्री, मान लीजिए आप दौड़ने जा रहे थे तो आप फ्लाइट करने निकल गए, कोई नहीं, बता देता हूं। ठीक है, आर्टिकल 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट कब देता है राष्ट्रपति को सलाह? मांगने पर, बिना मांगे नहीं। राष्ट्रपति जब मांगता है तभी सुप्रीम कोर्ट इसको परामर्श या सलाह देता है। ठीक है, तो परामर्शकारी शक्ति का उल्लेख है 143 में। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कंडीशन है। यदि संविधान के लागू होने से पहले का कोई मामला है और उस पर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन बाद का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अब बताओ 143 समझ में आ गया?
इसमें लिखा है परामर्शकारी शक्ति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया 143। अब आ जाते हैं JS खेर, ये समझा रहा हूं मैं सर्वेश जी, इसी में आपका ये मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, एक संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। किसने किया? संशोधन करना काम है संसद का। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये व्यवस्थापिका यानी संसद ने एक संविधान में संशोधन किया 99, और कब किया? 2015 में। और इसके तहत कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके बनाया क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति। हमारे राष्ट्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला आयोग बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। ठीक है, और इसमें 6 लोग थे। कॉलेजियम में 1+4 5 लोग ही होते थे, इसमें 6 लोग थे। छठा कौन सा? एक कानून मंत्री को और शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिया? एक कानून मंत्री को और शामिल कर दिया। इसमें एक कानून मंत्री भी होगा। कानून मंत्री होगा तो मंत्री तो किसका भाग है? सरकार का भाग है। इसका मतलब सरकार ने इंटरफेयर किया इसमें, सरकार ने इंटरफेयर। जैसे ही सरकार ने इंटरफेयर किया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, किसने बताओ? सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान में संशोधन किसने किया है? संसद। संसद का काम है कानून बनाना, तो संसद ने इसको समाप्त करके ये कानून बना दिया। अब बताओ ये कानून सही है या नहीं, इसकी जांच करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। किसका काम है? न्यायपालिका। संसद का काम था कानून बनाना, उसने कॉलेजियम को समाप्त किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया। लेकिन ये जो कानून बना है वो संविधान के संगत है या नहीं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चेक करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया, उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे JS खेर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? JS खेर, जगदीश सिंह खेर। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। और इन्होंने निर्णय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया है, ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ये हमारे आधारभूत ढांचे का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। याद करो, केशवानंद भारतीयवाद में आधारभूत ढांचे का वाद आया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत या मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो काम संसद ने ये किया है, कॉलेजियम को समाप्त करके ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया है, ये हमें स्वीकार नहीं है। किसा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, और आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? रद्द करते हैं। किसको? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। संसद ने तो बनाया था, कॉलेजियम को समाप्त करके NJSC बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। और ये निर्णय किसने सुनाया? JS खेर, जो भारत के पहले सिख न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश JS खेर। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा कि हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या करते हैं? रद्द करते हैं, क्योंकि ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, इसको रद्द किया, और वापस आज क्या शुरू है? वापस कॉलेजियम को शुरू कर दिया। वापस किसको शुरू कर दिया? कॉलेजियम का। तो ये छोटा मोटा घटनाक्रम चला था, और अभी RS में पूछा गया, RS प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा था कि कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, किस संशोधन द्वारा बनाया? 99वां संविधान संशोधन। और 99वां संविधान संशोधन को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? JS खेर। उन्होंने निर्णय दिया कि यह हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए NJSA को समाप्त कर दो और वापस कॉलेजियम को शुरू कर दी। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या अब आपको? ठीक है, कॉलेजियम चल रही थी, उसको समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह हमारा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें एक कानून मंत्री भी है, और सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन मंत्री इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। समझ में आ गया? तो इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, कौन पूछ रहे थे? सर्वेश पारिक जी। अब बताओ, आपका डाउट है वो क्लियर हो गया या नहीं हो गया, जो आप पूछ रहे थे? तो इसको लिख लेते हैं। इसको अपन लिख लेते हैं। ओके, तो कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा। 99वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा। 99वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा कॉलेजियम को समाप्त करके, कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको बोलते हैं एनजेक्स, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, बनाया गया। तो कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके क्या बनाया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर, जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने NJSC को ये कहते हुए रद्द कर दिया, कि ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। कौन? NJSC। ये हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन, आधारभूत का मूलभूत ढांचा जो केशवन भारतीयवाद में दिया था, जो ये हमारे आधारभूत या मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ये हमारे पे आधारभूत ढांचे का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये पूरा मैटर आपको याद होना चाहिए कि पहले संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा कब हुआ था? 2015। उसके द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को क्या किया था? समाप्त किया था। और किसकी क्या बनाया था? NJSC बनाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो JS खेर थे, उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NJSC को क्या कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने NJSC को रद्द कर दिया। क्या कहते हुए रद्द कर दिया? ये कहते हुए कि ये हमारे आधारभूत ढांचे का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर दिया, इसलिए NJSC को रद्द कर दिया। तो NJSC वापस क्या हो गया? देखिए, कॉलेजियम को रद्द करके क्या बनाया था? NJSC बनाया था। अब NJSC को वापस रद्द कर दिया तो वापस क्या शुरू होगी? कॉलेजियम। तो अभी वर्तमान में कॉलेजियम चल रही है। क्या चल रही है? कॉलेजियम। ये बीच में छोटा सा नाटक हुआ था, बीच में छोटा सा क्या हुआ था बताओ? नाटक हुआ था कि बताओ क्या नाटक हुआ था? कॉलेजियम को समाप्त करके NJSC बनाया, NJSC को समाप्त करके वापस कॉलेजियम बना दिया। ठीक है, ये संशोधन धारक कौन सा संशोधन है? 99वां संविधान संशोधन। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जगदीश सिंह खेर। बस दो चीजें आपको याद रखनी है। अभी आपको तो क्या चल रहा है? कॉलेजियम वापस चल रहा है, क्यों? NJSC को समाप्त कर दिया। तो हमने कॉलेजियम की पूरी जानकारी पढ़ ली। कॉलेजियम क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी अब आपको है। ठीक है, कि बताओ कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1993 में, सेकंड जजेस केस में। कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1998 में। कॉलेजियम प्रणाली में कितने लोग होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य, टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, फिर कॉलेजियम प्रणाली का कार्य क्या है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति तो सिफारिश, नियुक्ति नहीं करते, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति तो सिफारिश करती है। ठीक है, और हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जब न्यायाधीश का ट्रांसफर होता है तो उसके लिए भी ये सिफारिश करती है। ठीक है, नियुक्ति और ट्रांसफर करता राष्ट्रपति, लेकिन ये केवल सिफारिश करती है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार तो लौटा सकता है। कॉलेजियम इन 5 लोग होते हैं, वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि इनकी नियुक्ति करो, वो एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार तो लौटा सकता है, लेकिन दोबारा यदि कॉलेजियम राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये तो हो गए कॉलेजियम के कार्य। और ये एक संशोधन था 99, जिसमें कॉलेजियम को समाप्त करके NJSC बनाया, लेकिन बाद में जगदीश सिंह खेर ने आपको निर्णय दिया कि ये NJSC हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। यहां तक समझ में आ गया? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, हाईकोर्ट में भले वो मुख्य न्यायाधीश हो, धन्यवाद अनिता जी, हाईकोर्ट में भले आप एक मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य, हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य ने, तो भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश हो, मैंने न्यायाधीश लिखा है, इसका मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बताओ किसकी सिफारिश पे करता है? राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। और इस समय कॉलेजियम में 1+2 होते हैं,
वैसे 1+4 होते हैं कॉलेजियम में, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय एक मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और किससे? राज्यपाल के परामर्श से। कॉलेजियम सिफारिश करती है और जिस राज्य में आप न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछा जाता है, गवर्नर से भी पूछा जाता है, राज्यपाल से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नियुक्ति पे। अभी हमने पढ़ा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किससे करता है? राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन राष्ट्रपति किससे करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किसकी? कॉलेजियम की सिफारिश पर। और इस समय कॉलेजियम में कितने लोग होंगे? तो इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य, टोटल 3 लोग होंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय 3 ही लोग होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। 1+4 5 नहीं होंगे, 3 होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य, टोटल 3 लोग होंगे कॉलेजियम में। इस समय कॉलेजियम में 3 लोग होते हैं। किस समय? जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करता तो राष्ट्रपति है, कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है, उसमें 1+2 न्यायाधीश होते हैं, उसमें टोटल 3 होते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। और किसे? राज्यपाल के परामर्श से। उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछाता है। हाईकोर्ट कहाँ होता है? राज्य में होता है। जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से, तो उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए, उसके बाद यदि बात करें, यदि हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, ये तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति थी। हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, वो तो मुख्य न्यायाधीश की बात की थी, वो तो हमने किसकी? मुख्य न्यायाधीश की बात की थी। विकास जी कह रहे हैं सर कुछ दिख नहीं रहा है। विकास जी, ये इश्यू आपके है क्या, या आपका नेट का इश्यू है कुछ, तो वो बता दीजिएगा, या सबके साथ इश्यू है? तो वो तो मुख्य न्यायाधीश की बात होगी। हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बाकी के किसी के प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने स्तर पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देख लीजिएगा आपका। तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करेगा? वही कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम की सिफारिश पर। इस बार मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर रहे हैं, इस बार अन्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम। कॉलेजियम में कितने होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे उस समय। ठीक है, जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे कॉलेजियम की। और किससे पूछा जाएगा? उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछा जाएगा। और किससे पूछा जाएगा? हम अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा। जब अन्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यहां हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है और राज्यपाल से पूछा जाता है। यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश से भी पूछेंगे। जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति करेगा, कॉलेजियम की सिफारिश पर ही करेगा, राज्यपाल से, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार अन्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। अन्य न्यायाधीश कर रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं। राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है, राज्यपाल से पूछा जाता है,
मुख्य न्यायाधीश के समय, और अन्य के समय मुख्य से भी पूछा जाएगा। किसे पूछा जाएगा? मुख्य से भी पूछा जाएगा। तो आपसे तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन यही पूछाएगा, इस लाइन से ही पूछाएगा आपसे। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतना सा बताना आपको, वह राज्यपाल मत कर देना। हाईकोर्ट भले ही राज्य में होता है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये तो मैंने डिटेल से समझाया, कभी प्रक्रिया पूछ ले, ये सब पूछ ले। ठीक है, तो ये काम आने वाला है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की राज्यपाल करता है। तो हम हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किससे सिफारिश करके? कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है, और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। जिस राज्य में कर रहा है उस राज्य के राज्यपाल से। तो किसके? राज्यपाल से पूछा जाता है। और करता कौन है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। और कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है ये हमने डिटेल से बता दी कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। अब बताओ, नियुक्ति को लेकर शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नियुक्ति कैसे होती है। क्लियर? नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, नियुक्ति पढ़ ली अपने। नियुक्ति के बाद क्या पढ़ेंगे? योग्यता। नियुक्ति के बाद क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल विकास ही इंडिया पॉलिटी का प्रोविजन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताओ? योग्यता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? योग्यता की। तो किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं योग्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? योग्यता की। कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? ठीक है, तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 2 योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जिसको हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 10 वर्ष तक उसके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव। उसका वकालत का अनुभव। यदि ये नहीं है तो भी कोई आपको चिंता की बात नहीं। यदि ये नहीं है 10 वर्ष तक वो वकालत कौन होता है? जो वकील होता है। वकील होता है, LLB कराता है, उसके पास वकालत का अनुभव होता है। ये नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। यदि ये नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? यदि उसके पास वकालत का अनुभव नहीं है तो और लगा देना, क्या हो सकता है? 10 वर्ष तक वो न्यायिक अधिकारी के रूप में, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा, यानी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश रहा। न्यायिक अधिकारी कौन? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश रहा है, तो उसका प्रमोशन आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बताओ, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली। यदि ये नहीं है तो 10 वर्ष तक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, इसलिए मैंने फर्स्ट लगाया। ये तो कंपलसरी, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। फिर 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। नहीं है तो देखो इसके अथवा में लिखा सेकंड, ये भी सेकंड, क्योंकि ये नहीं है तो ये हो सकती है। दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए और ये कंपलसरी है। ठीक है, 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उसके 10 वर्ष तक वो न्यायिक अधिकारी रहा है, यानी न्यायिक अधिकारी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा है तो हाई कोर्ट में आ जाएगा। कहाँ आएगा? हाई कोर्ट में आ जाएगा। तो 10 वर्ष तक वो न्यायाधिकारी का है। तो वकालत है, वकालत ये बाहर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? वकीलों की बार एसोसिएशन होती है। जो वकील, यदि वकील को भी हाई कोर्ट का सीधा जज बनाया जा सकता है, लेकिन उस वकील के पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो जो वकील हाई कोर्ट का जज बनता है उसको बोलते हैं बाहर से आया, बाहर से। और यदि कोई न्यायिक अधिकारी पहले से वो न्यायिक अधिकारी है और वो हाई कोर्ट में आता है तो वो आता है बेंच से। कहाँ से आता है? बेंच से। तो 2 तरीके से आते हैं, एक तो बाहर से आता है और एक बेंच से। बाहर का मतलब वकील है और उसे हाई कोर्ट का सीधा जज बना दें, क्योंकि लिखा हुआ है 10 वर्ष तक जिसको वकालत का अनुभव है तो उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो वकील बनता है तो वो तो कहाँ से आता है? बाहर से। और यदि कोई पहले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश है और वो यदि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो बताओ पहले से न्यायाधीश है, उसका प्रमोशन हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंच से। क्या बोलते हैं? बेंच से। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेंच से आता है और एक बार, वकीलों की बार एसोसिएशन होती है और ये बेंच से आता है। ठीक है, तो 10 वर्ष, देखो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, ये तो कंपलसरी। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। 10 वर्ष का वकालत का अनुभव या 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। यह हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता है। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान
नहीं है कि 21 वर्ष का होना चाहिए, 20 वर्ष का, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, 10/10, 10/10 होना चाहिए। ठीक है, 10/10। ठीक है, और भारत का नागरिक, ये आपका होना चाहिए योग्यता बनने के लिए। योग्यता के बाद सेवानिवृत्ति की आयु, क्या बात कर लेते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु। मुझे बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। देख कितने विद्यार्थी सही बताते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही बताते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। 62 वर्ष, 62 वर्ष, 62 वर्ष। मुझे बताओ 62 वर्ष कार्यकाल होता है तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, फिर रिटायरमेंट की एज कितनी होती है। दोनों अलग अलग होते हैं, कार्यकाल 62 वर्ष है, ठीक है, तो रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, बताइए। कार्यकाल जैसा आपने कभी पढ़ा होगा 5/62 वर्ष, 5/65 वर्ष, ये होता। देखो 5 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु, दोनों में से जो पहले हो। कभी ऐसा पढ़ा ना आपने, ये तो कार्यकाल होता है, ये तो कार्यकाल होता है, और ये होती है रिटायरमेंट की एज। बताओ इनका कोई कार्यकाल है क्या, इनका कोई कार्यकाल नहीं है, इनका कोई कार्यकाल नहीं है, इनका कोई कार्यकाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, कोई फिक्स कार्यकाल होता है, 5 साल ही काम करेगा, 4 साल काम करेगा, 3 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा, कोई कार्यकाल होता है क्या, नहीं। इनकी रिटायरमेंट की एज होती है। यदि कोई 60 साल का बना है तो वो 62 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई यदि 61 साल और 8 महीने का बना है तो 2 महीने में 62 साल का हो जाएगा और रिटायरमेंट हो जाएगा, 2 महीने काम करेगा। कोई 61 साल और 5 महीने का बना है, 61 साल और 5 महीने का बना है, ठीक है, तो बताओ उसका 7 महीने कार्यकाल है, कितना, 7 महीने, यानी 62 होते हैं वो, उसको रिटायर होना पड़ेगा। कार्यकाल नहीं होता इनका, ठीक है, इनकी होती है रिटायरमेंट की एज। क्या होती है, रिटायरमेंट। तो आज के बाद गलती मत करना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता। ऐसा लिखा होता है क्या, 5/62, 5/65, 5 साल 62 में से जो भी पहलो, नहीं, 5 नहीं होता इनका, 5, 6, 4 ये नहीं होता है, केवल होता है रिटायरमेंट की एज। केवल क्या होती है, रिटायरमेंट की एज। यदि कार्यकाल होता, हाँ कार्यकाल होता तो आपको पता है 5 ऐसे लिखते, 5/62 होता है, 5 साल का कार्यकाल, 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज, दोनों में से जो भी पहले हो। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रिटायरमेंट की एज होती है, इनका कार्यकाल नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। और रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट की एज, सेवानिवृत्ति आयु। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 62 वर्ष। भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी 62 वर्ष में रिटायर्ड होता है, और अन्य न्यायाधीश भी, एक मुख्य होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, सबका 62 वर्ष होता है। ऐसा नहीं मुख्य की 65 कर दो, 62 अन्य की 62 कर दो, या मुख्य की 62 कर दो, अन्य की 60 कर दो, नहीं। मुख्य हो या अन्य, सबकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। कितनी होती है, 62। पहले की 60 होती थी। कितनी होती थी, 60। एक संविधान में संशोधन हुआ, विकास बता भी रहा है, ठीक है, कौन सा बताओ, 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1963 में, 1963 में। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। तो कौन सा संशोधन द्वारा, ये संशोधन का नंबर याद रखना, कौन सा, 15वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत इनकी रिटायरमेंट की एज जो 60 थी उससे बढ़ा के कितने कर दी, 62 कर दी। कितने कर दी, 62 कर दी। ये आपको ध्यान रखना। अभी इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। कार्यकाल नहीं होता, नोट लगा के लिख ले, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, केवल सेवानिवृत्ति की आयु होती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, केवल सेवानिवृत्ति की आयु होती है, केवल
सेवानिवृत्ति की आयु होती है। केवल सेवानिवृत्ति की क्या होती है? आयु होती है। इनका कार्यकाल नहीं होता है, केवल सेवानिवृत्ति की क्या होती है? आयु होती है। इसके बाद त्यागपत्र किसको देते हैं? कार्यकाल सेवानिवृत्ति, देखिए 62 साल होने से पहले ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो बताओ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वो अपने त्यागपत्र भी ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को। जो नियुक्त करते हैं उसी को ये त्यागपत्र। एकल पीठ और खंडपीठ क्या होती है? ठीक है, एकल पीठ जिसमें एक ही न्यायाधीश बैठता है, उसको एक न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो एकल पीठ के द्वारा दिया जाता है। डबल बेंच, दो न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे डबल बेंच कहा जाता है। ठीक है, और बेंच अलग होती है, खंडपीठ अलग होती है। ठीक है, एक होती है मुख्य पीठ और एक होती है खंडपीठ। मुख्य पीठ जहां पर आपको होता है प्रिंसिपल सीट, ठीक है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। ठीक है, तो मुख्य पीठ तो अपनी जोधपुर है, और बेंच या खंडपीठ, ठीक है, वो कहां है? जयपुर में। कहां बताओ? जयपुर में। चलिए, तो बताओ त्यागपत्र किसकी बात कर लेते हैं अपन? त्यागपत्र की बात कर लेते हैं। एकल पीठ अलग होती है। खंडपीठ में एक न्यायाधीश निर्णय देता है, एकल, दो देते हैं डबल, 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश देती है, 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश उसे निर्णय देता है। ठीक है, तो उसका आपको पता है वाद के रूप में जाना जाता है, बेंच के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का आयु संबंधी विवाद होने पर, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का आयु संबंधी विवाद होने पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है। यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए, एज संबंधी कोई विवाद हो जाए, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किससे पूछता है? राष्ट्रपति किससे पूछता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। अंतिम निर्णय करता राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो बताओ, ये भी कई बार पूछा था, यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद हो जाए, कौन सा हो जाए? आयु संबंधी विवाद जाता है, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, वो पूछ लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के करता है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यदि त्यागपत्र नहीं दे, त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देते हैं, यदि ये त्यागपत्र नहीं दे तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। यदि ये त्यागपत्र नहीं दे तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो हटाता कौन है? देखो, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ट्रांसफर भी कौन करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं, और इनको हटाता भी राष्ट्रपति है। कौन हटाता है? 4-5 चीजें मैं एक साथ बताता हूं। नियुक्ति कौन करता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ, जल्दी से बताओ, शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ऐसा नहीं, राष्ट्रपति दिलाता है, सारे काम राष्ट्रपति नहीं करता है। शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ राज्यपाल देता है, राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये आपस में दिला लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये गलती नहीं करना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये 5 चीजें मैंने एक साथ बता दी जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, तो बताओ हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति, देखो जो नियुक्त करेगा वही हटाएगा, तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित, यदि संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है, तो इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है, तो हटाता कौन है?
राष्ट्रपति हटाता है। तो ध्यान रखना, हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कैसे? संसद एक प्रस्ताव पारित करती है और प्रस्ताव पारित करने पर हटाता कौन है? राष्ट्रपति। कैसे हटाता है उसकी पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वैसे ही हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, यानी दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है। ठीक है, दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? समान है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोनों को हटाता भी कौन है? तो दोनों को हटाता भी राष्ट्रपति है और दोनों के हटाने की प्रक्रिया भी सेम है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल क्यों दिलाता है? तो राष्ट्रपति, देखिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश कहां होते हैं? हाईकोर्ट के न्यायाधीश राज्य में होता है। हाईकोर्ट होता कहां? राज्य में। तो बताओ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश आपको तो कहां? राज्य में आके शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति उसके साथ साथ थोड़ी आएगा कि राष्ट्रपति चल के आएगा कि चलो मैं दिला देता हूं आपको, चलो राजस्थान में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है, वो उसके साथ साथ थोड़ी आएगा कि चलो आप राजस्थान चलो मैं आपको शपथ दिलाऊंगा। नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी तो होता है, सॉरी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो राज्य में होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है। तो राष्ट्रपति नहीं दिला के राष्ट्रपति फोन कर देता किसको? राज्यपाल को, कि देखो मैं तो आ नहीं सकता। ठीक है, यह काम आपका बनता है। ये काम क्या बनता? आम का। तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो ये दान समझ में आ गया। राज्यपाल ही क्यों दिलाता है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका एजेंट होता है, उसका प्रतिनिधि होता है, तो वो दिला देता है। अच्छा, एक काम तो बचता है। ठीक है, लेकिन एक काम ये भारी काम है, क्योंकि नियुक्ति करना ऑर्डर दिला देता है। नियुक्ति करना, नियुक्ति का ऑर्डर निकाल देता। वो तो दिल्ली में बैठा बैठा नियुक्ति का ऑर्डर निकाल देगा, हटाने का ऑर्डर निकाल देगा, लेकिन शपथ तो दिलानी पड़ेगी ना आके। ठीक है, तो शपथ दिलाने के लिए उस राज्य में, जैसे मान लीजिए कोई मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो मणिपुर जाना पड़ेगा राष्ट्रपति को भागा भागा। ठीक है, आपको पता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, राजस्थान जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति का ये काम बचा है कि भारत के चारों कोनों में घूमता रहे शपथ दिलाने के लिए। किसी राज्य में नया न्यायालय बनाना है तो संसद बनाती, संसद कानून बना के बना सकती है। अभी मैंने पढ़ाया था, विकास जी आप शायद लेट जुड़े हैं, आर्टिकल 214 में लिखा संसद कानून बना के नए राज्य का निर्माण कर सकती। ठीक है, और इसी प्रकार ठीक है मैंने बताया था ज्वाइंट हाईकोर्ट भी संसद बनाती है 231 में, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट भी होते हैं, वो भी संसद बनाती है 241 में। ये सब मैंने बता दिए थे, विकास शायद आप लेट जुड़े। हाँ, आपको याद, आपको तो बस अनीता जी बैठे बैठे थाली में परोस दें बस। ठीक है, और फिर आपको होता है जो आपको कोई बाइट भी आपको होता है अपने हाथों से करवा दे। ठीक है, इतने बताओ मतलब लेजी हो गए कि बस सब कुछ याद करवा दे। चलिए, सरकार को एक प्रोविजन निकाल देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को बैठे बैठे घर पे नौकरी दे दे, लिफाफा भी घर जाके दे कि ये आपका ज्वाइनिंग है। ठीक है, और आप ऐसा करो घर बैठे काम कर लो। ठीक है, आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? तो उसी प्रकार हटाते हैं जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? दो आधार पर हटाया जाता है। कितने आधार पे? दो आधार पे, दो आधार पर हटाया जाता है। तो भले ही वो हाईकोर्ट के, देखो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाते हैं जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है। इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है? कोई नहीं, विकास जी बेक नहीं जा सकते तो आप बाद में देख लेना। ठीक है, चलिए, लेकिन जो क्वेश्चन अपन ने बता दिया उसी को वापस रिपीट करें। ठीक है, तो और लोगों के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। फिर भी आप पूछोगे, मैं मना नहीं करूंगा। चलिए, तो हमने कहा दो आधार पर हटाते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश, क्यों? जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं। तो कितने आधार पर हटाते हैं? हटाने का कारण दो आधार पर हटाते हैं। तो हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दो आधार पर हटाया जाता है। दो आधार पर हटाया जाता है। ये आधार जरूर याद कर लेना। किस आधार पर हटाया जाता है? दो आधार पर हटाया जाता है। एक तो सिद्ध कदाचार, जब मिसबिहेव के आरोप सिद्ध हो जाए, कदाचार के आरोप क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध कदाचार के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है।
और दूसरा किस आधार पर हटाया जाता है? असमर्थता, जब वो कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में क्या हो? असमर्थ हो, तो असमर्थता के आधार पर। तो इन दो आधार पर हटाया जाता है। कितने आधार पर हटाया जाता है? दो आधार पर हटाया जाता है, एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर और एक असमर्थता, इन दो आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, तो बताओ कितना आधार पर हटाया जाता है? दो आधार पर हटाया जाता है, ये पूछा जाता है, दो आधार पर हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया, दो आधार पर हटाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया। तो अब हटाने की प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार इनको हटाया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? एक जैसी है। ठीक है, दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? एक जैसी है। तो किस आधार पर जाता है? तो हटाने की प्रक्रिया, तो इस के माध्यम से आप दो चीजें सीख जाओगे। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है। ठीक है, तो एक जैसी है तो ये दोनों एक साथ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124(4) में। हटाने की प्रक्रिया किसमें? 124(4) में। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसमें? 124(4) में। ठीक है, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे हाई कोर्ट को हटाते हैं, तो उनकी प्रक्रिया तो एक जैसी है। उनकी प्रक्रिया तो क्या है? एक जैसी है। अच्छा, सोनू पूछ रहा है, देखो कुछ प्राइवेसी का राइट होता है, इंडिया पॉलिटी में पढ़ा होगा आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हटाने की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया बताओ? हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए हटाने की प्रक्रिया कौन से अधिनियम में लिखी है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी है। जो ये प्रक्रिया है वो कौन से अधिनियम में लिखी है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये किस अधिनियम में लिखी है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी है। किस में लिखी है बताओ? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस में लिखी है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हटाने की प्रक्रिया लिखी। अब कैसे हटाते हैं? यदि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? चलिए, तो हटाने की, यदि आपसे कोई पूछे हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो बताओ किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? तो महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या? महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा बताओ? किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा बताओ? महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। चलिए वो क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो क्या लाना पड़ेगा हटाने के लिए? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाना पड़ेगा? महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो महाभियोग प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव बताओ? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, देखो हटाते कौन है? संसद के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछता है महाभियोग प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। देखिए संसद के दो सदन होते हैं, तो हटाने के लिए ये जो प्रस्ताव है ये लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, पहला किसी भी सदन में लाया जाता है। अब देखिए मान लीजिए आप लोकसभा में लेके आ गए, कहाँ? लोकसभा में, तो लोकसभा के अध्यक्ष पे डिपेंड करता है। लेकिन एक शर्त है, लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में लेके आते हैं तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों? लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। ठीक है, वहां 545 है, यहाँ 245 है। तो लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। कोई नहीं कालूलाल जी मीना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस पढ़ते जाओ और पिछली क्लासों का आप रिवीजन करते जाना। तो लोकसभा में लाने हेतु लोकसभा में 100 सदस्यों के तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि आप लोकसभा में मैंने कहा किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में। यदि आप लोकसभा में लेके आते हैं
तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में लेके आते हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ये कंपलसरी है। यदि इतने सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होते तो इनको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष और सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, हस्ताक्षर होना आवश्यक है, हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अब मान लीजिए लोकसभा में लेके आ गए 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, 100 सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा में लेके आ गए, तो वो लोकसभा अध्यक्ष पे डिपेंड करता है कि उसको स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये पूरी तरह लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है, स्पीकर पर। वो उसे स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। और राज्यसभा में लेके आते हैं तो राज्यसभा के सभापति पर डिपेंड करता है कि उसे स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। और आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उनके विरुद्ध 2018 में, ठीक है, उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाए थे राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू, कि उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो वेंकैया नायडू थे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। और जैसे ही स्वीकार कर देते वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है, वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। अब देखो, यदि मान लीजिए लेके आए लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उन पर निर्भर करता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। लोकसभा अध्यक्ष वह सभापति पर निर्भर करता है कि वे प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकते हैं, कि वे प्रस्ताव को स्वीकार व अस्वीकार कर सकते हैं, प्रस्ताव को स्वीकार व अस्वीकार कर सकते हैं। प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष पे और राज्यसभा में सभापति पर निर्भर करता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार। यदि अस्वीकार कर दिया तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि स्वीकार कर लिया तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे ही स्वीकार किया, यदि लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया या सभापति ने स्वीकार किया, तो जैसे कोई स्वीकार करेगा तो उसको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस न्यायाधीश जिस न्यायाधीश को हटा रहे हैं उसके ऊपर जो आरोप लगे वो सही है या गलत, वो जांच करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए यदि वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। क्या बनेगी? कमेटी। 3 सदस्यीय एक कमेटी बनानी पड़ती है। कितनी बताओ? 3 सदस्यीय एक कमेटी बनानी पड़ती है। यदि स्वीकार कर लेते हैं, यदि स्वीकार कर लेते हैं तीन सदस्यीय एक समिति बनानी होती है, समिति बनानी पड़ती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को 3 सदस्यीय समिति बनानी पड़ेगी, और यदि राज्यसभा के सभापति स्वीकार कर लेते हैं तो राज्यसभा के सभापति को 3 सदस्यीय एक समिति बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 सदस्यीय एक समिति बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उन 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि उस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है। तो देखिए 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है, लिख लेते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई अन्य न्यायाधीश होगा, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा। एक तो ये होगा। 3 सदस्य होंगे, एक कमेटी बनाएंगे 3 लोगों की, जो ये जांच करेंगे कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं सिद्ध गदाचार के और असमर्थता के, वो सही है या गलत है। और एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत में 25 हाईकोर्ट है, 25 में से किसी भी एक हाईकोर्ट का क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। एक हाईकोर्ट का क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। और एक प्रसिद्ध कानूनविद होगा, अच्छा कानून का जानकार होगा, प्रसिद्ध न्यायविद या कानूनविद, प्रसिद्ध न्यायविद, एक अच्छा कानून का जानकार होगा, ठीक है, प्रसिद्ध न्यायविद होगा, ठीक है। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी, ठीक है। अब ये कमेटी रिपोर्ट, यदि कमेटी रिपोर्ट देती है कि उनके ऊपर लगे गए आरोप बिल्कुल सही है, आरोप सही है, तो अब बताओ ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये कमेटी कह देती है कि इसके ऊपर लगे गए आरोप बिल्कुल सही नहीं है, निराधार है, ठीक है, गलत है, तो ये बात यहीं समाप्त हो जाएगी। यदि समिति
आरोपों की पुष्टि करती है, यदि समिति आरोपों की पुष्टि करती है कि लगे कि आरोप बिल्कुल सही है, आरोप की पुष्टि करती है, आरोपों की पुष्टि करती है, तो बताओ समिति ने कह दिया कि जगह लगेगा आरोप बिल्कुल सही है, ठीक है, तो कमेटी की अपनी रिपोर्ट किसको देगी? यदि लोकसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई है तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी, यदि सभापति ने कमेटी बनाई तो ये रिपोर्ट अपनी आपको पता है समिति सभापति को देगी। क्लियर? यदि समिति आरोपों की पुष्टि करती है तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके विशेष, तो बताओ यदि समिति ने कह दिया आरोप बिल्कुल सही है तो प्रस्ताव है वो लोकसभा से पारित होकर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, यानी दोनों सदनों से पारित होगा, लोकसभा से भी पारित होगा और राज्यसभा से पारित होगा। और किस बहुमत से? 2/3 बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत, उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर, दोनों सदन का मतलब संसद ने पारित किया। किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। किस बहुमत से पारित किया है? विशेष बहुमत से पारित किया है। और पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है। अब यदि राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है, राष्ट्रपति क्या देता है? मंजूरी दे देता है, ठीक है, तो उस न्यायाधीश को पद से मुक्त माना जाता है, इन पद से हटाया जा सकता है, ऑटोमेटिक पद से मुक्त हो जाता है, पद से हट जाता है, ठीक है, यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है, मंजूरी देता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, स्वीकृति देता है यानी मंजूरी देता है, तो न्यायाधीश को पद से मुक्त माना जाता है, तो न्यायाधीश को पद से मुक्त माना जाता है, न्यायाधीश को पद से मुक्त माना जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी क्या बताओ प्रक्रिया कि किसी न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं। तो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। दोनों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? एक समान है, ठीक है। कैसे हटाते हैं? तो हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, दो आधार पर हटाते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। एक महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्य और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर अध्यक्ष और सभापति पर डिपेंड करता है, वो स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं, अस्वीकार कर दिया तो रद्द हो जाएगा, यहीं प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और स्वीकार कर लिया तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी 3 लोगों की, और यदि कमेटी कहती है आरोप लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दोनों सदनों से ये पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति यदि मंजूरी दे देता है तो न्यायाधीश को पद से मुक्त माना जाएगा। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है, ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि बीच में ही जैसे ही आपको पता है बीच में ही न्यायाधीश त्यागपत्र देके चले जाते हैं, ठीक है। जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो न्यायाधीश बीच में ही त्यागपत्र देके चले जाते हैं, ठीक है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, भले सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, किसी भी न्यायाधीश को आज तक इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि प्रोसेस इतना चलती लंबे चलते चलते, ठीक है, आपको उससे पहले ही जैसे ही आपको तक कमेटी बनती है तो वो न्यायाधीश त्यागपत्र देके निकल जाता है। त्यागपत्र दे दिया तो ये प्रक्रिया से समाप्त हो जाएगी, पहले ही वो त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। इसलिए आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। हाँ, महाभियोग लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश हैं जिनके विरुद्ध ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। आपको रामास्वामी, वी रामास्वामी के विरुद्ध और दीपक मिश्रा के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया है। और हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के आपके कोई पूछ ले 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया, हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया, लेकिन अभी तक किसी को भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, अभी तक किसी को भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। तो लिख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि किसी भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। लेकिन ध्यान रखना,
सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध, 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। 2 न्यायाधीश के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। ठीक है, कौन कौन से? वी रामास्वामी पहले थे, वी रामास्वामी, जिनके विरुद्ध ये लाया गया था 1992-93 में। और दूसरे थे दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा, ठीक है, 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया वी रामास्वामी, दूसरे दीपक मिश्रा, लेकिन किसी को भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। और हाईकोर्ट के कितने? 4 न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 2 और हाई कोर्ट के 4 न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। ठीक है, पहले है पीडी दिनाकरण, पीडी दिनाकरण, ये सिक्किम हाईकोर्ट के, किस हाईकोर्ट के? सिक्किम हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे पीडी दिनाकरण। उसके बाद सौमित्र सेन, सौमित्र सेन, जेबी पर्दीवाला, जेबी पर्दीवाला और नागार्जुन रेड्डी, नागार्जुन रेड्डी। ये हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। ठीक है, किस किस के थे? तो ये तो सिक्किम के, ये सिक्किम हाईकोर्ट के थे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के थे। ठीक है, जेबी पर्दीवाला की यदि बात करें, ठीक है, तो ये गुजरात हाईकोर्ट के थे। क्वेश्चन बताओ, जेबी पर्दीवाला ये गुजरात हाईकोर्ट के थे और ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के थे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के थे। आज लगभग 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं, निरंतर पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिवीजन बार बार आप अभ्यास करोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज आर्टिकल कौन सा? अभी तक आज जो हमने शुरू किया 4-5 आर्टिकल आपको याद करवाए मैंने। कितना आर्टिकल? 4-5। कौन से? सबसे पहले 214 हाईकोर्ट का उल्लेख, 231 ज्वाइंट हाईकोर्ट, 241 केंद्र शासित प्रदेशों का हाईकोर्ट, 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, 216 में हाईकोर्ट का गठन, 217 में हमने ये बातें देखी। क्या? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर और राज्यपाल के परामर्श से। योग्यता भारत का नागरिक 10/10। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल, पहले 60 थी 62, 15वें संशोधन के द्वारा। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं और हटाने की पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी। 2 आधार पर हटाते हैं, सिद्ध कदाचार, असमर्था, तो हटाने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। तो ये पूरा एक ही आर्टिकल पढ़ा आज, देखो डिटेल से। तो बाकी देखो, नियुक्ति पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली, सेवानिवृत्ति का त्यागपत्र हटाने का प्रावधान। तो ये था आज हमने 214, 231, 241, 14 के बाद 15, 16 और 17, 217 तक पढ़ चुके हैं। कहां तक बताओ? 217 तक पढ़ चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार बार अभ्यास करें, बार बार रिवीजन करें, आपको भी ये सारी चीजें याद रहेगी। धन्यवाद।